students, today is your SST class and I will teach you chapter number 3 of history, ruling the countryside. Okay, so let's start. इस चैप्टर में स्टूडेंट्स क्या है कि पहले के ज़माने में यानी जब किंगडम्स थे, जब ब्रिटिश यहाँ पर नहीं आए थे, जब पुराने ज़माने जो अंग्रेज़ थे वो यहाँ पर नहीं आए थे, उससे पहले किंगडम्स हुआ करते थे। ठीक है, राजाओं के किंगडम्स और सेटलमेंट हुआ करते थे, उनके राज्य हुआ करते थे जहाँ पर उन्हें एक आर्मी मेंटेन करनी पड़ती थी और एडमिनिस्ट्रेटर्स मेंटेन करना पड़ते थे। ठीक, इस पर्पज़ के लिए एक सिस्टम था कॉन्ट्रीब्यूशन का। कॉन्ट्रीब्यूशन इन द सेंस जैसे जो फार्मर्स वगैरह होते वो खेती बाड़ी करते थे तो गेहूँ वगैरह दे दिए किंग को, या फिर जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता था जैसे जो भी वो खेती बाड़ी जिस चीज़ के भी प्रोडक्शन करते थे एग्रीकल्चर में वो किंग को पहुंचाना या फिर कैश देना। ठीक है, जो वहाँ के लोग थे उस उनके राज्य के जो लोग हुआ मतलब उनके राज्य के अंदर जो लोग आया करते हैं, उनका जो भी विलेज वगैरह होता था वो लोग वो सब चीज़ें राजा को देते थे, वहाँ के किंग के ट्रेजरी में यानी किंग के खजाने को प्रोवाइड करते थे। ये इसलिए था, एक एक्सेप्टेड नॉर्म था कि अगर मतलब वहाँ के लोग जैसे उन्होंने कोई भी प्रोड्यूस किया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट किसी चीज़ की भी खेती बाड़ी की, फूड ग्रेन्स वगैरह या पैसे वगैरह राजा को दिए, तो अगर कोई भी फैमिन या कोई सूखा वगैरह पड़ जाता है या फिर फ्लड वगैरह आ जाता है तो उस टाइम पर राजा उनकी मदद करेंगे। ठीक है, तो एक एडवांस में वो अपनी कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में अपने पैसे राजा के ख़जाने में दिया करते थे। इसके लिए राजा खुद तो नहीं चाहते थे उन लोगों से पैसे वगैरह लेने या फिर जो भी चीज़ दे दें, उसके लिए राजा ने अपने पास रेवेन्यू कलेक्टर्स रखे थे। ठीक है, जो बाहर जाते थे गाँव वगैरह में, उनके जो राज्य हुआ करता था उनके राज्य के अंदर जो लोग आया करते थे और वो वहाँ से कलेक्ट करते थे रेवेन्यू। ठीक है, राजा की जगह पर। ठीक, अब लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश, अब जब अंग्रेज़ आए तो उनकी पॉलिसी क्या रही। ठीक, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने यानी इंडिया के किनारों पे पैर रखा 18th सेंचुरी में, और हल्के हल्के ब्रिटिश ने जो है बहुत सारे इंडिया के हिस्से थे वहाँ पर जाना शुरू कर दिया, उन्हें स्प्रेड करना शुरू कर दिया। उन दिनों में इंडिया जो था एक एग्रीरियन सोसाइटी थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे निग्लिजिबल ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री के साथ जो ब्रिटिश थे उन्हें डिफ़िकल्ट लगा ये अपने बिज़नेस को यहाँ पर टिकाना, क्योंकि उनके उनके बिज़नेस हुआ करते थे गोल्ड और सिल्वर के साथ ब्रिटेन में। ठीक है, वो गुड्स परचेज करते जैसे स्पीशीज़ कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल। उन्हें पैसों की ज़रूरत थी, किस लिए? अपनी कंपनी के ट्रूप्स को मेनटेन करने के लिए, बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए, ठीक, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग के लिए, फोर्ट्स के लिए और ऑफिसेस के लिए बहुत सारे एरियाज़ में। ठीक, इसके कंडीशन के अंदर बैटल ऑफ बुखजार के अंदर जो मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड थे उन्होंने दीवानी ग्रांट की बंगाल के राइट्स को लेकर, बिहार और उड़ीसा के राइट्स को लेकर कंपनी को रॉबर्ट क्लाइव के अंडर। ठीक, दीवानी ये बता दी कि कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द एरिया अंडर इज कंट्रोल। दीवानी में ये हुआ था कि जो कंपनी है वो चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएगी एरिया की, जो उसके कंट्रोल में होता था। ठीक, अब आता है परमानेंट सेटलमेंट। तो परमानेंट सेटलमेंट क्या था? जो सिस्टम था परमानेंट सेटल का वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था 1793 में। ठीक, ये इम्प्लीमेंट हुआ था टेरिटरीज ऑफ बंगाल के ऊपर, बिहार और उड़ीसा के ऊपर ये इम्प्लीमेंट हुआ था, जिसके अंदर दीवानी सिस्टम भी था। इस सिस्टम के अंदर जो राजा और ताल्लुकदार थे वो रिकॉग्नाइज एज द ज़मींदार। जो ताल्लुकदार से राजा हुआ करते थे उन्हें ज़मींदार बना दिया गया, यानी ज़मीन का मालिक, एंड दे एक्टेड एज द एजेंट्स ऑफ द कंपनी। और वो एक एजेंट की तरह एक्ट करते, यानी उन्हें एक तरह का ऑफिसर बना दिया कंपनी का फॉर द कलेक्शन ऑफ के वो पीजेंट यानी जो फार्मर होते हैं, किसान होते हैं, उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, यानी उनसे जो भी वो अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट दे रहे हैं या पैसे दे रहे हैं वो उनसे कलेक्ट करेंगे। ठीक, इसके कुछ फीचर्स थे, जैसे ज़मींदार जो थे उन्हें एक फ़िक्स अमाउंट रेवेन्यू की पे करनी हुआ करती थी हर साल उन्हें एक फ़िक्स अमाउंट बनी हुई थी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ 100 रुपये उन्हें उस ज़माने में बहुत हुआ करते थे, वो देना है तो वो देना ही है उनके। ठीक, जो अमाउंट था, ठीक है, जो अमाउंट थी फिक्स थी, परमानेंट थी नेचर में, और वो इस पर डिपेंड नहीं हुआ करती थी कि जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल किसान अगर ये कहें कि हमारा इस बार खेती बाड़ी नहीं हुई या बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया, तो वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं माना जाता था। आपकी जो अमाउंट फिक्स्ड है, आपके चाहे हुआ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं हुआ, वो उन्हें रेवेन्यू किसी भी कंडीशन पर चाहिए होता था, वो फिक्स अमाउंट थी। ठीक है, जो समझदार थे वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे अपने खुद के एस्टिमेट्स के ऊपर। ठीक है, और सरप्लस रिटेन करते थे पीजेंट से अपने खुद के प्रॉफिट को लेकर। जो ज़मींदारी सिस्टम था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था। इसके पीछे क्या थॉट था सिस्टम यूजर, उन्होंने क्या सोचा? द थॉट बिहाइंड द सिस्टम वॉज दैट द नीड ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट की उन्हें ज़रूरत थी। ठीक है, उससे क्या होगा? ज़मींदार को इंटरेस्ट आएगा लैंड की डेवलपमेंट में। ठीक है, और वो अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ाएंगे। फिर जो कंपनी थी उन्होंने राइट क्रिएट किया। फिर दिस क्लॉज हेल्प दैम, उन्होंने इससे परमानेंट सेटलमेंट से फ़ायदा हुआ कि उन्हें लैंड ज़मीनें मिलने लगी, डिफ़ॉल्टर्स मिले थे नेचुरल कैलमिटीज़ की वजह से। ठीक है, जिन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को अफेक्ट किया था।
अब कुछ एडवांटेजेस थे सेटलमेंट की। कंपनी के एडवांटेज थे कि एक इन्होंने लॉयल क्लास ऑफ ज़मींदार क्रिएट किया कंपनी के लिए। जो कंपनी थी उसे एक फ़िक्स अमाउंट मिलती थी रेवेन्यू की, ठीक है, लैंड से। फिर कंपनी को कभी ज़रूरत नहीं थी कि वो इतना टाइम वेस्ट कर पाए ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। उन्होंने अपने अपने ज़मींदार ताल्लुकदार बनाते थे, वो लोग उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करने आते थे। इसके ऊपर पीसेंट्स यानी किसानों के ऊपर क्या फ़र्क हुआ, क्या इफेक्ट पड़ा। जो सिस्टम था वो इन कल्टिवेटर्स के ऊपर देखा गया। हु कल्टिवेट द लैंड दे वर लेफ्ट द मर्सी ऑफ द ज़मींदार। द मीज़ा यूज ऑल सॉर्ट्स ऑफ ऑपरेसिव मेथड्स टू कलेक्ट एज मच एज पॉसिबल। इसका जो इफेक्ट हुआ ज़मींदारों को हुआ, सबसे पहला इससे थोड़े डिसएडवांटेजेस हुए। ज़मींदार को लगने लगा कि अगर हमारा कोई फ्लड आ जाता है या फिर ड्राउट यानी सूखा पड़ जाता है तो उसकी वजह से हमें देना ही देना है। और वो उस टाइम पर वो पैसे अगर उनके पास नहीं भी होते थे तो उन्हें देने पड़ते थे। उस चीज़ का यह था एक रेवेन्यू इकट्ठा हो गया था जो उन्हें देना ही देना हुआ करता था, ठीक है, किसी भी कंडीशन पर। अब स्टूडेंट हमारा आता है रियायतवारी सिस्टम। एक देयर वॉज नो यूनिफॉर्म लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ द हुड। द रियायतवारी सिस्टम जो है वो बॉम्बे में इंट्रोड्यूस होता मद्रास प्रेसिडेंसी में, जो कि स्टार्ट हुआ था कैप्टन अलेक्जेंडर रीड द्वारा। और उसके बाद सर थॉमस मॉरो ने इसे डेवलप किया था। इस सिस्टम का जो का वर्ड है वो रियोत, इसका मतलब है कल्टीवेटर या फिर पीजेंट, ठीक, किसान। इस सिस्टम के अंदर जो कल्टीवेटर्स यानी जो खेती बाड़ी करने वाले लोग हुआ करते थे उन्हें लैंड ऑनर्स कंसिडर किया जाता था, तो यानी ज़मीन के मालिक। और लैंड रेवेन्यू जो है डायरेक्टली लिया जाता था उनसे बाय द ऑफिशियल्स द्वारा, जो कि कंपनी द्वारा अपॉइंट किए जाते थे, ठीक है। जो लैंड रेवेन्यू था वो एवरी 30 ईयर्स, हर 30 साल के बाद बढ़ा दिया जाता था। जैसे 100 रुपीज़ है तो 30 ईयर्स के बाद वो 200 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह ये सिस्टम जो थे इसके कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स थे। जैसे पीजेंट्स जो थे वो अपनी ज़मीन के खुद के मालिक थे और वो उन्हें वर फ्री फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन बाय द ज़मींदार। जो कंपनी थी उन्हें फाइनेंशियली फ़ायदा होता था और इससे लैंड रेवेन्यू भी बढ़ रहा था, ठीक है। डिमेरिट्स कहते बहुत सारे केसेस में जो लैंड रेवेन्यू था वो एक्सहॉर्बिटेंट था। इट वॉज हैज़ हाई 50% ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड। इफ़ द क्रॉप्स फेल, अगर जैसे उनकी खेती बाड़ी नहीं हुई तो उन्हें एक लोन लेना पड़ता था। मनी लैंडर से ज़मींदार होते थे जो कि कल्टिवेटर्स को लेफ्ट द कल्टिवेट द मर्सी ऑफ द मनी लैंडर्स इन मैनी एरिया द रिवर फ्लैट द कंट्री ड्यू टू द इनएबिलिटी टू पे बैक लॉन्स। यानी वो लोन लेते थे जिसकी वजह से उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती थी। कुछ एरियाज में ऐसा भी होता था कि जो कल्टिवेटर पीसेंट्स होते थे वो लोन वापस भी नहीं कर पाते थे। फिर हमारा आता है स्टूडेंट्स माहलवारी सिस्टम। माहलवारी सिस्टम जो है वो हॉल्ट मैकेंजी ने इंट्रोड्यूस किया था 1882 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में, ठीक है, पंजाब के हिस्सा था और सेंट्रल इंडिया का पार्ट था। इस सिस्टम के अंदर जो नेम महल है वो ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब है विलेज, गांव या फिर कोई स्टेट। इस सिस्टम के अंदर राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू एंड पेइंग टू द कंपनी वाज गिवन टू द विलेज हेडमैन रेदर देन द जमींदार। इस सिस्टम में रियायतवारी सिस्टम में एक ऑफिशियल्स कंपनी जो है ज़मींदार और ताल्लुकदार को लिखा देती थी रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। लेकिन माहलवारी सिस्टम में जो ज़मीन का मालिक होता था उससे रेवेन्यू कलेक्ट करने की जिम्मेदारी होती विलेज हेडमैन की होती थी, ज़मींदार से ज़्यादा। विलेज हेडमैन यानी गाँव का जो हेडमैन सरपंच वगैरह होते हैं उनकी होती थी। लैंड रेवेन्यू उस टाइम पर फिक्स नहीं था, ठीक है, वो टाइम टू टाइम बदलता रहता था। कलेक्टर जो थे वो अपने यूज़ करते थे, अपनी फील्ड को नापते थे, मेजर करते थे, उसके हिसाब से वो एक प्लॉट के हिसाब से उसका रेवेन्यू देते थे, ठीक। अब रेवेन्यू पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट हुआ, ये सारी पॉलिसी जो थी स्टार्ट हुई थी एक्स्ट्रा मिनिमम रेवेन्यू को एक्सट्रैक्ट करने का। ज़्यादा रेवेन्यू है, पैसा है, प्रॉफिट हो, ठीक है। ये जो इंटरेस्ट था कल्टीवेटर का वो इग्नोर किया गया है। बहुत सारे जो छोटे छोटे ज़मींदार थे उन्हें फोर्स किया गया कि वो अपने टू मॉर्गेज देयर लैंड टू द मनी लैंडर, कि वो मतलब ज़मीनें मनी लैंडर से लें लोन लेकर, एज दे हैड टू पे रेवेन्यू, क्योंकि उन्हें ज़मीन पे गवर्नमेंट को एक फिक्स डेट में रेवेन्यू पे करना होता था। दिस रिजल्टेड इन द लैंड गेटिंग फ्रेगमेंटेड एंड इफेक्टेड द यील्ड। लैंड बिकम अ सेलेबल कमोडिटी टू द ऑपरेसिव पॉलिसीज ऑफ द रेवेन्यू ऑफिशियल्स फॉर द बिजनेस टू सेल द लैंड टू ऑफ द रेवेन्यू। जो ऑफिशियल्स थे इसमें ये हुआ करता था कि वो जो पीजेंट यानी फार्मर्स हुआ करते थे उन्हें फोर्स करते थे कि वो अपनी ज़मीन बेचे रेवेन्यू को पे करने के लिए, ठीक। अब कैश क्रॉप्स की क्या फार्मिंग थी स्टूडेंट्स, फार्मिंग ऑफ कैश क्रॉप जो होते थे वो आप पता है आप लोगों को कैश क्रॉप्स करते हैं। कैश क्रॉप होते हैं जो कि हम सेलिंग के पर्पज़ के लिए उगाते हैं, मार्केट में बेचने के लिए, जिससे पैसा मिले, ठीक। तो ब्रिटिश जो थे वो पीजेंट्स को फोर्स करते थे कि वो इंडिगो, ओपियम, जूट
रबर, शुगरिंग, ये सब उगाएं जिससे कि वो मार्केट में बेचें, उन्हें प्रॉफिट हो। ये क्रॉप जो होते हैं एक पर्पज़ के साथ उगाए जाते थे यूरोप में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के साथ। ये क्रॉप जो थे लार्ज एस्टेट्स पर ग्रो किए जाते थे, जिसे हम प्लांटेशंस बोलते हैं। उनके ऑनर्स को प्लांटर्स बोलते थे। बहुत सारे प्लांटर्स जो थे ब्रिटेन से थे, जो इंडिया आए थे इस होप में कि उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ऐसा कर कर इन क्रॉप्स को उगवाकर वहाँ के फार्मर्स से और फिर उन्हें मार्केट में बेचेंगे अच्छी डिमांड पर और अच्छे प्रॉफिट पर। ठीक है, कुछ पार्ट बल्कि कुछ कंट्री इंडिया के कुछ पार्ट्स में यानी कंट्री के कुछ पार्ट में जैसे पीजेंट्स वर ल्यू टू ग्रो कमर्शियल क्रॉप लाइक टी ओपीएम जूट, पीजेंट्स को फोर्स किया जाता था कि वो इन तरह के क्रॉप्स उगाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, so students, I will continue the chapter tomorrow. Okay.